Thanks a lot to all, particularly to coordinators and Professor Balram Singh for providing this wonderful platform and esteemed people sitting in front of me. So I'm really privileged. I would like to be bilingual. Will that be okay? Okay. भारतीय ज्ञान परंपरा या जिसको हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम कह करके बुलाते हैं, ये कुछ ऐसी परिचर्चा है जिसके साथ हमारी आज की थीम प्रमोटिंग होलिस्टिक एजुकेशन थ्रू साइंटिफिक पैराडाइम पूरी तरह से जुड़ी हुई भी है और प्रासंगिक भी है। 3 प्रश्न हम लोग के सामने बहुत ही आवश्यक हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। नंबर 1, what do we mean by Indian? Number 2, what do we mean by knowledge? And number 3, what is a system? So, फिलहाल की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में हम सब ये जानते हैं ना कि once we claim ourselves as Indian, we are supposed to have some distinctive features. और हम किसी न किसी एक्सट्रीम पोल पे चले जाते हैं। डॉक्टर शाह मैम ने बिल्कुल सही बात कही that science deals in binaries. So either they will be true or there will be false. Either there will be a full class or there will be an empty class. Surprisingly, the society does not function like that. There are a lot of gray areas in between. तो कोई आवश्यक नहीं कि भारतीय होने के नाते या तो हम आत्मग्लानि से युक्त रहें या फिर हम आत्ममुग्धता से ग्रसित रहें। It is neither a point of being too critical, too harsh towards our own self, nor it is necessary to be having too much national pride along with us. We have to realize we all are a mixed bag of people. हम सब ऐसे हैं, हमारे सब लोगों के समाज ऐसे हैं कि हमारे यहाँ कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, कुछ बातें बुरी भी होती हैं, कुछ बातें गर्व के लायक हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें परिष्कार, सुधार संभव है। I just remember the times when we all think that okay, if you are talking about philosophers, most of the people have learned about a big name, Socrates. And he belonged to the place Athens. And when I went for my postdoctoral to Athens for the first time, I presumed that all the people in Athens would be talking about philosophy and philosophy. Surprisingly, it was not the case. ऐसा नहीं होता। और फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसा ही होता कि आप सबको एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन से बांध लेते तो क्या सुकरात को एथेंस में ही विष दिया गया होता क्या? शायद नहीं। जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई एक विशेष भूमि नहीं है जो दर्शन की और ज्ञान की भूमि है, इसकी संभावना हर जगह बनी रहती है। Each and every land is fertile for the development of a knowledge system, whether Indian or non-Indian in nature. तो ये कहना कि सब कुछ हमने ही जगत को दिया है, ये उतना ही गलत होगा जितना ये कहना कि हम आदिवासी थे और सब कुछ कॉलोनियल्स ने आके हमको सिखाया। Let us have a critical, clear and balanced point of view. तो इस भूमिका के आधार पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा की निशानियां क्या हैं और भविष्य के लिए संभावनाएं क्यों बनती हैं। और ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि प्रोफेसर बलराम सिंह सर को साधुवाद कि उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज यूएसए का एक इंडियन सब्सिडियरी शुरू किया है। क्या जरूरत थी इसकी? बेशक इसकी बहुत खास जरूरत थी, क्योंकि यदि हम उसी ज्ञान को अपनी भाषा, अपने संदर्भों के माध्यम से प्राप्त करें तो शायद हमारी समझ कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा परिष्कृत हो जाती है। जिन बातों को हम शायद देवनागरी में, शायद संस्कृत में या फिर तमिल और तेलुगु में समझ सकते हैं, बेहतर होगा कि हम इन विकल्पों को चुनें बजाय लैटिन, जर्मन, स्पेनिश या फ्रेंच को पढ़ने के।
ये कहते समय मेरा कभी भी कहीं भी ये दावा नहीं है that you are not supposed to learn the foreign languages. But yes, once the objective is to understand in a clearer manner, your mother tongue serves in a better manner. Once your examples are connected with your own context, you customize it as per your understanding, the language gets better and better and better, leading to a refined knowledge. और ये जानना बड़ा रुचिकर है कि यही कारण है कि भारतीय संदर्भ में दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग तो काफी कम किया गया, लेकिन न्यायिक हो या मीमांसक हो, वो इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते थे वो था आन्वीक्षिकी या परिष्कार विद्या। और इसका मतलब क्या होता है? परिष्कार का मतलब हम चीजों को मांजते हैं, जस्ट लाइक योर यूटेंसिल्स, as much you polish so much the luster will come. जितना ज्यादा आप इसे मांजेंगे उतनी ज्यादा उसमें चमक आएगी। शायद हमारी ज्ञान व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही रही है, एक ऐसी ज्ञान व्यवस्था जो सदैव 3 चरणों पर आधारित होती है: पूर्व पक्ष, खंडन और उत्तर पक्ष। तो मुझे किसी भी नवीन पक्ष को प्रस्तुत करने का अधिकार तब तक नहीं है जब मुझसे पहले उस विषय पर किसी ने क्या कहा मैं उसकी चर्चा न कर दूं। So there should necessarily be a historical account before giving my own critical position. तो जब बौद्ध आरंभ करेंगे तो न्यायिकों की वस्तुस्थिति को पूर्व पक्ष के रूप में मानेंगे, जब वेदांती आरंभ करेंगे तो वो मीमांसकों की वस्तुस्थिति को पूर्व पक्ष या प्रायर पोजीशन के रूप में स्वीकार करेंगे, और इसके बाद कुछ तो खंडन होगा, अन्यथा बात यहीं पे समाप्त हो गई होती। तो बड़े ही तर्कपूर्ण तरीके से, बिंदुवार तरीके से यह बताया जाएगा कि इस पूर्व पक्ष में कौन सी खामियां हैं, कौन सी कमियां हैं, जिसके आधार पर इसका खंडन किया जा सकता है। How and on what grounds we are able to criticize or reject the prior position. केवल और सिर्फ इसके पश्चात ही आप अपनी स्थिति को प्रस्तुत कर पाएंगे, जिसे उत्तर पक्ष या लेटर पोजीशन कहा जाएगा। और सिद्धांत का निर्माण फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका उत्तर पक्ष है, यदि इसका कोई खंडन न हो पाए तभी ये सिद्धांत या थ्योरी बन पाएगा। So as you can see, it is a very complicated and rigorous process by which the theoretization in Indian knowledge system starts. और फिर जब आप इंडियनाइजेशन की बात करते हैं तो एक प्रश्न और भी आएगा, आपके इंडियन की निशानी क्या है? क्या हिंदी में बोलना? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, वो शायद तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमीज बोलते होंगे। क्या आप उन्हें इंडियन मानेंगे या नहीं? क्या एक खास तरह की वेशभूषा? तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अधिकतर लोगों ने शर्ट और पैंट और शूज और ब्लेजर और नेक टाई लगाए हुए हैं। आई एम सॉरी, नथिंग ऑफ दिस कैन बी क्लेम टू बी इंडियन। क्या हम लोग जो चाय पी रहे हैं ये इंडियन है? तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन होना एक पारिस्थितिकी के अनुसार आगे बढ़ता है। कुछ लोगों ने कहा ब्लड एंड सॉइल मेक्स अ नेशन, अर्थात अगर उस जगह से आपका खून जुड़ा हुआ है, अगर उस जगह की मिट्टी से आपका जुड़ाव है तो वो नेशन होगा। लेकिन मैं एक कदम और आगे बढ़ के दावा करना चाहूंगा, if you develop a sense of belongingness to the place, then you are a real national of the place. तो मेरे लिए भारतीय वो है जिसके साथ मैं जुड़ाव, अपनत्व का भाव विकसित कर सकूं। शायद ये प्रोफेसर बलराम सिंह सर का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था जिसकी वजह से उन्होंने इस सेंटर की स्थापना दिल्ली में नहीं की, मुंबई में नहीं की, बैंगलोर में भी नहीं की, बल्कि लखनऊ के पास के एक इलाके मोहनलालगंज में की। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम लोग भारतीयता या भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो नंबर 1,
ये विशेष पद्धति है जो हमें अपनानी पड़ेगी। पहले दूसरे की बात हम सुने, अगर उनका तर्क युक्त खंडन हो सकता है तो हम खंडन करें और तब अपनी बात को प्रस्तुत करें, और प्रस्तुत करने के पश्चात भी आलोचना के लिए गेट प्रिपेयर्ड, तैयार रहें। It is only by developing such a system that the encyclopedic nature of the Indian philosophy can be presented in front of others. And why only philosophy? Why not literature? और यही वजह है कि पाश्चात्य जगत में सदैव से विशेषज्ञता पर, एक्सपर्टाइज या स्पेशलाइजेशन पर बल दिया गया है। तो एक व्यक्ति जो लॉजिक कर रहा है वो एथिक्स को हाथ नहीं लगाएगा, जो मैथमेटिक्स कर रहा है वो बायोलॉजी को हाथ नहीं लगाएगा। और ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है डॉक्टर शाह मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। एंड राइट नाउ even the western world is realizing we need some sort of fusion, और तब हमारे पास ऐसे विद्वान आते हैं who can do mathematical biology। लेकिन गौर करें कि भारतीय ज्ञान परंपरा सदैव से एक विशिष्ट प्रकार के चारित्रिक गुण के लिए जानी जाती रही है, और ये बात हर चिंतक ने हर काल में स्वीकार किया, चाहे वो चंद्रधर शर्मा हो, पीटी राजू हो या डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो। I would just like to quote a word from the book Indian Philosophy Volume 1, which says, the Indian thought process has a particular kind of trait which we call as the synthetic outlook of Indian knowledge system. हमारा दृष्टिकोण समग्र है, समेकित है और समन्वयवादी है। And that is why each and every problem has been discussed by Indian people from all possible approaches, whether ontological, whether epistemological, whether literary, whether mathematical, whether biological or philosophical। तो जब आप एक ही समस्या को अलग अलग नजरिए से देखते हैं तो आपका ज्ञान और अधिक मांझा जाता है, परिष्कृत होता है और उसमें निरंतर सुधार की संभावना बनी रहती है। जैन दर्शन ने यूं ही तो नहीं कह दिया कि ज्ञान को जानने की संभावना के लिए आपको एक उदाहरण को समझना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर वी ऑल नो दैट देयर इज एन एलिफेंट एंड देयर आर 5 पीपल हु आर blindfolded, and they are asked to define the elephant through their own sense object contact. There would be a person who would call elephant like a pillar, there would be another person who would call elephant like a rope, and there would be another person who would call the elephant like a box, a trunk. And once the blindfold is removed, we realize all the people are correct, but none of them are absolutely correct. In order to have a complete inclusive knowledge, there should be a synthetic outlook, and it has been already prescribed in our knowledge system, and we are so proud of that. हालांकि यहां पे देयर शुड बी अ वर्ड ऑफ कॉशन। देयर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन एरोगेंस एंड प्राइड। वी आर सपोज टू बी नेशनल प्राइड, बट वी आर नॉट सपोज टू बी नेशनली एरोगेंट। दैट वुड बी अ ब्लास्फेमी। वी वुड नेवर सजेस्ट दैट। और इसीलिए इस वक्तव्य के आरंभ में ही मैंने कहा, हम अलग हैं, हम भारतीय हैं और हमें इसका गर्व है। लेकिन ना तो हमें अत्यंत आत्ममुग्धता से ग्रसित होना है, ना ही हमें अत्यंत आत्मग्लानि से ग्रसित होना है। We are good in some fields. We might not be good in some fields. There are the chances of improvement, and we are trying by such efforts. What can be better than that? याद रखिए, एक छोटा सा उदाहरण जिसके पश्चात मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। मुझे पता है the session is running late, and there might be people who might get impatient. When I started my postdoctoral and I was imagining कि अगर मैं ग्रीस से postdoctoral करूंगा तो क्या ही मजा आएगा, क्योंकि शायद वहां तो गलियों में दार्शनिक ही विचरते होंगे। And when I reached the place for the first time, and I'm talking about the year 2006, तो जैसा हमें पता है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा सा मैप बना होता है जिसमें दुनिया भर की जगहें होती हैं और लिखा होता है आप इस वक्त यहाँ पे हैं।
और जब हम लोग जाते हैं तो हमारी आदत है सबसे पहले हम अपना होम टाउन या अपनी जगह खोजते हैं। अच्छा, इंडिया कहाँ है, देख तो लो। और उस वक्त में या तो वहां पे ग्रीक लैंग्वेज में नाम लिखा जाएगा, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम्स, अराउंड 17 ईयर्स, या फिर उस जगह का कोई ना कोई प्रतीक बनाया जाएगा जिससे आप पहचान जाओ कि दिस इज द पॉलिटिकल लोकेशन। नो, क्या कोई गेस कर सकता है कि इंडिया को जब मैंने खोजा तो उसे किस प्रतीक, चिन्ह, सिंबल या पिक्चर के द्वारा दर्शाया गया होगा? Taj Mahal, yes, that was in the northern portion of India. Of course, we can identify India with Taj Mahal. But in the just below the Taj Mahal, there was one more picture. कि अगर आप ताजमहल से नहीं पहचानते हो तो इससे तो पहचान ही जाओगे. And I'm sorry, I would offend some people if I would describe it, but it's my duty to describe it. There is a person who is sitting on the floor. उसके हाथ में एक बीन है और वो बीन बजा रहा है और सामने एक पिटारा है जिसमें से एक नाग बाहर निकल के फन फैला रहा है. I was irritated, I was frustrated, I felt humiliated and I was angry. I was wondering why nobody has opposed as if up to now. 3 साल पहले मुझे दोबारा से वहां जाने का मौका मिला और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, ताजमहल अभी भी वहां पे है, लेकिन नॉर्दर्न पोर्शन में अब वहां पे स्नेक चार्मर की पिक्चर नहीं है, वहां पे मीनाक्षी टेम्पल बना हुआ है. तो ये बात सही है, हम लोगों ने काफी सुधार किया, लेकिन और भी सुधार की आवश्यकता है और इसे हम इस दिशा में बढ़ाया गया एक सकारात्मक कर्म माने और अपने योगदान देते रहें तो मुझे लगता है ऐसी चीजें अवश्य सफल होंगी और हम सही रास्ते पे चलते रहेंगे. आमीन. थैंक यू.